तो बच्चों आज हम शुरू करते हैं 9th के नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। जो पहले हुआ करता था अब ये क्या बन गया है, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो फोर्स के बारे में बेटा हम पहले बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। इनफैक्ट हमने फिजिक्स के फर्स्ट 2 चैप्टर में अच्छा खासा फोर्स के बारे में जान लिया था। फर्स्ट चैप्टर में जिसमें हमने मोशन के बारे में पढ़ा था बेटा, हमने उसमें ये देखा था कि फोर्स की वजह से मोशन जो है वो प्रोड्यूस होता है। और अब उसके बाद का जो चैप्टर था हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसके अंदर हमने फोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं कि फोर्स के एप्लीकेशन से क्या क्या होता है। कहते हैं जब फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ऑब्जेक्ट मूव करता है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है। अगर फोर्स अप्लाई किया गया है और ऑब्जेक्ट मूव करता है, ये दोनों कंडीशंस अगर आती हैं तो बेटा हम कहते हैं वर्क होता है। तो क्या होता है, वर्क होता है। इसका मतलब है वर्क होने के लिए ये दोनों कंडीशंस सैटिस्फाई होनी चाहिए कि पहला फोर्स अप्लाई होना चाहिए और दूसरा उस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहिए। और अगर हम तीसरा करें तो बेटा उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है। कहते हैं मान लेते हैं एक कांस्टेंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है और ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है थ्रू अ डिस्टेंस x। तो बेटा ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है जो कहां पर है, इनिशियल पोजीशन पर। इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में और ये ऑब्जेक्ट मूव करके इधर आ गया फाइनल पोजीशन पर। और ये जो डिस्टेंस मूव करा उसको हमने क्या नाम दिया बेटा, x। तो उस केस में जो प्रोडक्ट आता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का उसको बेटा हम क्या कहते हैं, वर्क। इसको हम फिजिक्स में कहते हैं, वेक्टर की भाषा के अंदर वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम कहते हैं F डॉट S, इसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। और ध्यान रखना वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है। सर क्या मतलब, फोर्स की बेटा डायरेक्शन होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन है बेटा वो वेक्टर क्वांटिटी है। इज दैट क्लियर? लेकिन उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, मतलब दोनों के मल्टीप्लिकेशन में जो डॉट आता है उसके बिहाफ पे वर्क जो होता है बेटा वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। सर ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मैं आपको वो बताता हूं। बेटा जरूरी नहीं है कि फोर्स हमेशा ग्राउंड लेवल से ही आए। सर क्या मतलब, मान लो एक बच्चा है जो ग्राउंड के ऊपर खड़ा है और उसके पास एक खिलौना है जो एक कार्ट की फॉर्म के अंदर है, इसे कहते हैं कार्ट। उस कार्ट का एक हैंडल है जो उस बच्चे ने पकड़ा हुआ है। अब ये बच्चा अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो बेटा कार्ट भी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, लेकिन फोर्स का जो एंगल है बेटा वो इस डायरेक्शन में है, इसको हम कहते हैं बेटा थीटा। क्योंकि फोर्स जो है बेटा वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन मूवमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में हो रही है। तो फोर्स के अप्लाई की डायरेक्शन और मूवमेंट की डायरेक्शन के बीच में जो बेटा एंगल है उसको हम क्या कहते हैं, थीटा। उस केस में वर्क डन बेटा क्या होता है, F S cos
थीटा। अब अगर मैं इस फर्स्ट एग्जाम्पल पे चला जाऊं, इसके अंदर थीटा की वैल्यू जो है वो 0 है और कॉस थीटा जो होता है बेटा वो कॉस 0 जो है वो कितना होता है 1। इसलिए बेटा हम फॉर्मूले में कॉस नहीं लिखते, हमने क्या लिख दिया, बिल्कुल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पहले वाले केस के अंदर एंगल 0 है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन दोनों क्या है बेटा, पैरेलल है। व्हेन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स मोशन both are parallel, then थीटा कितना आ जाता है 0 डिग्री। तो कॉस थीटा जो है वो कितना बन जाता है बेटा 1, क्योंकि कॉस 0 बेटा कितना होता है 1। तो बेटा वर्क डन जो है वो क्या बन जाता है, F इंटू एस। तो हम जो यहां पर अज्यूम कर रहे हैं या हम ये चीज मान के चल रहे हैं कि बेटा हमारा जो एंगल है फोर्स लगाने का और मोशन का बेटा वो क्या है, 0 है। इसलिए हमारा फॉर्मूला जो है वर्क डन का बेटा वो क्या बन जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल है ये सेकंड टाइप बन जाता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाता है वर्क का, न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स का क्या होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है मीटर, और न्यूटन मीटर क्या होता है बेटा जूल। जहां पे थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन मैक्सिमम होता है जब थीटा की वैल्यू 0 होती है, मतलब बॉडी मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। और वर्क मिनिमम होता है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तब फोर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर। और इसी में अगर हम 1 जूल वर्क को डिफाइन करेंगे, तो अगर वर्क डन जो है वो क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब 1 न्यूटन फोर्स आप अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का 1 मीटर होता है, तो बेटा 1 जूल ऑफ वर्क होता है, इज सेट टू बी डन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर वर्क डन बेटा नेगेटिव है तो फोर्स एक्ट्स अपॉन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और वर्क अगर पॉजिटिव है तो बेटा वो सेम डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्क डन कभी पॉजिटिव आ रहा है, वर्क डन कभी नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव इसलिए आएगा कि फोर्स ऑपोजिट में है, डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन के अंदर है। पॉजिटिव तब आएगा जब दोनों जो है वो क्या होंगी, सेम डायरेक्शन के अंदर होंगी। तो बेटा आपको जो कॉपी करना है इसमें से आप कॉपी कर सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है आपसे, फिलहाल सवाल पूछने से पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अगर हिलता है, मतलब आप ऑब्जेक्ट पर आप क्या लगाइए, फोर्स, एंड वो क्या कर रहा है, मूव, तो बेटा वर्क डन हो गया। लेकिन क्या आप में से मुझे कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दे सकता है कि आप फोर्स तो लगाते जा रहे हैं पर वर्क डन आपका 0 है, मतलब आपकी एनर्जी लग रही है लेकिन आपने मेहनत कोई नहीं की। ऐसा कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप मुझे?
Sir, can you repeat? मेरा सवाल ये है बेटा, आई वॉन्ट टू नो द एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशंस जिन केसेस के अंदर वर्क डन नहीं होता। वर्क डन क्या होता है बेटा? हाँ जी Sir, if you're standing still, not doing anything. इफ वी आर स्टैंडिंग स्टिल, बेटा वो तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। पहली कंडीशन तो बेटा यही होगी जब फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? डायरेक्शन ऑफ मोशन के। मतलब एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, फोर्स आप उसके ऊपर ऐसे लगा रहे हो, तो वर्क डन क्या हो जाता है? 0, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है? 90 डिग्री। दूसरा केस कब आता है? व्हेन वी पुश अ वॉल। आपको मैंने कहा बेटा इस दीवार को धक्का लगाओ, आप बेटा उस दीवार को धक्का लगाने लग गए। आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद वो दीवार कहां पर होगी? तो वही की वही रहेगी। वही की वही रहेगी। मतलब आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद बेटा आपकी एनर्जी उतनी ही रहेगी कि ताकत आपकी कम हो जाएगी? तो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। मतलब आपने अपने एफर्ट तो डाला, आपने अपनी एनर्जी तो लगाई, आपकी एनर्जी कम हो गई, आप थक गए, लेकिन दीवार तो वही की वही है, बिकॉज उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। तो व्हेन वी पुश अ वॉल, फोर्स अप्लाइड जो होता है बेटा वो 0 नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होती है बेटा वो 0 होती है। मतलब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा। अगर बेटा डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर यही डिस्प्लेसमेंट बेटा 0 है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक कंडीशन तो वर्क डन 0 लाने की ये हो गया कि आप फोर्स भी अप्लाई करो लेकिन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। दूसरे केस में वर्क डन 0 कब होता है? जब आप किसी ऐसी चीज को धक्का लगाते हो। आई रिपीट, जब आप किसी ऐसी चीज को धक्का लगाते हो जो मूव नहीं कर पाती, उस केस में भी बेटा फोर्स जो है वो क्या हो रहा है? वैल्यू है, पर डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या हो रही है? उसके अंदर 0 हो रही है। तीसरा, हाँ जी बेटा। सर अगर हम फोर्स लगाए हैं, जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो भी उतना ही काउंटर प्रेशर लगाए, हम फोर्स लगाए तो? क्या चीज बेटा? अगर आप फोर्स लगाएं? सर अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगाएं एंड वो भी फोर्स लगाए उतना ही इक्वल, हाँ तो बेटा कोई मूवमेंट नहीं हो। तो सर वर्क डन 0 होगा ना? हाँ, अगर मूवमेंट नहीं है तो बेटा वर्क डन 0 है। अगर मूवमेंट नहीं है तो वर्क डन 0 है। अब वैसे भी अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगाते हैं तो बेटा मूवमेंट नहीं होगी, वो नलीफाई कर जाएगा। कंडीशन अप्लाई कि बेटा वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? स्टेशनरी है। वो ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर धक्का लगा रहे हो और वो मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब बेटा वो भी आपके ऊपर उतना ही धक्का लगा रहा है जितना आप उसके ऊपर धक्का लगा रहे हो। आपका धक्का, आपका फोर्स अगर ज्यादा होगा तभी तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तीसरा, मैं आपसे एक एग्जांपल और बता रहा हूं। आप रेलवे स्टेशन पे गए, आपको एक कुली मिला। मैंने उस कुली को बोला
मैंने बोला, आप नहीं थे, चलो आप मेरे साथ थे, मैंने कुली को बोला कि भाई सामान उठा के मेरा प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लेफ्ट साइड से हमें राइट साइड पे जाना है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, हमें लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जाना है। उसने मेरा सारा सामान अपने सर के ऊपर रख दिया और अब वो चलने लग गया मेरे साथ 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 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। 1 किलोमीटर हम प्लेटफॉर्म के ऊपर चले। कुली ने मुझे बोला कि सर जी मेरे पैसे दे दो। मैंने पैसे देने से मना कर दिया। मैंने कहा कि भाई आपने तो कोई काम ही नहीं किया और मैं ये ऐसा बोल सकता हूं कि भाई कुली मैं आपको पैसे किस बात के दूं, आपने तो मेरा कोई काम ही नहीं किया। अब आप बोलो कि सर क्या बात कर रहे हो, वो तो सर पे आप सारा सामान रख के एक जगह से दूसरी जगह लाया। लेकिन बेटा ग्राउंड के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करा। उसके सर के ऊपर जो सूटकेस पड़ा हुआ था वो एक तरह से स्टेशनरी है विद रेफरेंस टू ग्राउंड, वो बेटा थोड़ी ना मूव कर रहा है। तो जब जब कुली के सर के ऊपर एक सूटकेस था तब तब वो कोई काम नहीं कर रहा था, क्योंकि रेफरेंस के हिसाब से ग्राउंड के उसने कोई भी चेंज नहीं लेकर आया डिस्प्लेसमेंट में ऑब्जेक्ट की। उस केस में भी बेटा वर्क डन जो है वो क्या होता है, 0 होता है। तो लिखो बेटा, some examples where work done is 0. Some examples when work done is 0. लिखो first, when force applied to an object when force applied to an object is perpendicular to direction of the motion of object. When the force applied on an object is perpendicular to the direction of motion of object. सेकंड लिखो बेटा, लिखो when we push a stationary wall, वॉल लिख दो, स्टेशनरी वर्ड मत लगाओ। when we push a wall, when we push a wall, comma, work done is 0, work done is 0 because although force is applied, because although force is applied, but there is no displacement.
but there is no displacement. Write down third example. A coolie carrying luggage on his head. A coolie carrying luggage on his head moves from one platform to the other moves from one platform to the other does not perform any work does not perform any work does not perform any work because the relative position of luggage and ground remains same. Because the relative position of luggage and ground remains same. एक और बेटा मैं एग्जांपल ले रहा हूं जहां पे वर्क डन जो है वो जीरो आता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। सर वो कैसे? बेटा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होंगी। सर इनिशियल और फाइनल पोजीशंस सेम कब होती हैं? कोई मुझे बता सकता है किस टाइप के मोशन में इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है? सर्कुलर। वेरी गुड। कोई भी मूवमेंट अगर सर्कुलर फॉर्म के अंदर हो रही है बेटा तो उस केस में भी वर्क डन जीरो होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या होती है? सेम। जैसे आप भाग रहे हो ऑन अ रेस ट्रैक जो सर्कुलर है क्योंकि फाइनली क्या होगा आप उसी जगह पे आ जाओगे जो आपकी इनिशियल पोजीशन थी। एक कार गोल गोल राउंड लगा रही है, सैटेलाइट्स प्लैनेट के आगे पीछे घूम रहे हैं, प्लैनेट सन के आगे पीछे घूम रहे हैं, तो बेटा ये सारे केसेस के अंदर वर्क डन जो है बेटा क्या है? जीरो है। तो देखो नेचर ने कितना बढ़िया काम किया है बिना उसकी मेहनत लगे। अब आप देख रहे हैं ना, लॉजिक समझ रहे हैं ना कि चीजें गोल गोल क्यों होती हैं? तो गोल गोल कॉन्सेप्ट में क्या होता है? नेचर की मेहनत कम लगती है, ना के बराबर लगती है, इसलिए चीजें जो है वो गोल गोल है, किसी और शेप के अंदर नहीं आती। किसी और शेप में आएंगी तो उस शेप को बनाकर रखने के लिए नेचर को एनर्जी लगानी पड़ेगी। पानी की बूंद, बबल, प्लैनेट्स का मोशन, प्लैनेट्स की शक्ल, साइज, शेप, ये बेटा सर्कुलर या स्फेयर क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा इसलिए होते हैं क्योंकि इनको स्फेयर होने में या कराने में नेचर को और ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। मैं आपको बड़ा एग्जांपल बताता हूं कि क्या एनर्जी, क्या मतलब होता है इसका एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। अब आप एक बात बताओ, आप किसको अपने घर में एज ए पेट एनिमल बनाना प्रेफर करेंगे? एक डॉग को कि एक एलिफेंट को?
The dog. क्यों? So easy to handle. और कुछ? एलिफेंट के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए होती है, Yeah. जानवर के लिए नहीं चाहिए होती है। चाहिए। बेटा आपको ज्यादा खर्चा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है एलिफेंट का, आपको ज्यादा स्पेस चाहिए, आपको इजी टू हैंडल, तो खैर वो बात की बात आ जाएगी। उसका खाना ही बेटा इतना ज्यादा होगा कि जितना आप महीने में खाते हो उतना एक टाइम में खा जाएगा। तो मेंटेनेंस इन केस ऑफ एलिफेंट बेटा काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू इन केस ऑफ अ डॉग। डॉग का क्या है, वो उतना ही खाएगा जितना आप खाते हो, और वो वही खाएगा जो आप खाते हो, चाहे आप उसको वेज खिलाओ चाहे आप उसको नॉन वेज खिलाओ। लेकिन एलिफेंट के लिए आपको स्पेशल फूड लाने पड़ेंगे, वो ज्यादा क्वांटिटी में लाना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट ना के बराबर जो एक्सपेंस है वो डॉग को रखने का आता है, लेकिन एलिफेंट को एज ए पेट रखने का बेटा एक्सपेंस जो है काफी एक्स्ट्रा है। तो इसी वजह से हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी चीजें सर्कुलर या स्फेरिकल बेटा इसलिए होती हैं क्योंकि नेचर को उस शेप में रखने में खर्चा कम पड़ता है। बेटा नेचर भी जिन जिन चीजों को एग्जिस्ट कराता है उसको एग्जिस्ट कराने में उसको एनर्जी देनी पड़ती है। नेचर ने आपको एग्जिस्ट कराया इस दुनिया में, तो बेटा नेचर को कुछ एनर्जी आपको, मुझे, सब इंसानों को, जानवरों को, चीजों को देनी पड़ी, तभी तो बेटा वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब मैं कहूं कि भाई मैं तो काम नहीं करूंगा, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, भगवान ने मुझे, भगवान आया है तो भगवान आएगा मुझे खाना खिलाएगा। अरे भगवान ऐसा नहीं करेंगे, वो कहेंगे खुद ब खुद सेल्फ डिपेंडेंट रहो, अब जाओ अपना खाना खुद ढूंढो, मैंने एग्जिस्ट करवा दिया। आया मेरा लॉजिक समझ में बेटा? Yes. तो इसीलिए ये बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। चीजें स्पेस के अंदर या वैसे ही बेटा सर्कुलर इसलिए होती हैं क्योंकि नेचर को किसी भी चीज को सर्कुलर या स्फेरिकल में रखने में बहुत कम एनर्जी का एक्सपेंस उठाना पड़ता है। लेकिन अगर वो किसी और फॉर्म में रखना होता तो बेटा नेचर को बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती, जो प्रॉबेबली नेचर के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो फोर्थ जो एग्जाम्पल बेटा हम लिखने जा रहे हैं वो क्या है, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, उसकी भी बेटा वर्क डन जो है वो क्या होता है, जीरो, क्योंकि उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि उसका इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या हो जाएगा, सेम। तो जरा लिखो बेटा फोर्थ एग्जाम्पल, लिखो वर्क डन बाय एनी ऑब्जेक्ट work done by any object when moving in a circular path when moving in a circular path is zero because its displacement is zero because its displacement is zero as both initial and final positions are same, as both initial and final positions are same. For example, a car moving in a circular track comma a boy running on a circular track
थर्ड, satellites revolving around planets or planets revolving around sun. Satellites revolving around planets or planets revolving around sun. सर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन दोनों? हाँ जी बेटा, दोनों केस में आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर। जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो है एनसीईआरटी के वो करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप अपने रजिस्टर्स वगैरह निकाल लीजिए। कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन वर्क। बाद में हम एनर्जी करेंगे। सर इसका हाफ चैप्टर डिलीट हो गया ना? नहीं बेटा, ये तो पूरा आ रहा है। वो ग्रेविटेशन था। ग्रेविटी का डिलीट हुआ बेटा। यस। देखो बेटा, ये है एग्जाम्पल नंबर 1। कहता है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो बेटा फोर्स कितना हो गया? 5 न्यूटन जो लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा? s, 2 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, देन द वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा? उन्होंने खुद ही सॉल्व करके दे दिया। तो बेटा वर्क डन क्या आ जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा फोर्स कितना आ गया? 5, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2। बेटा ये कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन मीटर, या फिर आप इसको कितना लिख देंगे बेटा? 10 जूल। समझ में आया बेटा? यस सर। है ना? तो ये एग्जाम्पल कौन सा हो गया हमारा? 1 हो गया। अभी मत कॉपी करना, मैं आपको टाइम दूंगा कॉपी करने के लिए। ये है हमारा इन टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन। तो भाई फोर्स बेटा कितना लग रहा है? 7 न्यूटन का ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द डिस्प्लेसमेंट से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। Let us take it that the force acts on the object through the displacement. What is the work done in this case? कितना आ जाएगा बेटा work done? Force into displacement. तो 7 into 8 कितना आ जाएगा बेटा? 56 जूल। है ना? कितना आ जाएगा? 56 जूल। सही लिखा ना भाई? कर लो, कॉपी कर लो बेटा इनको। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हमारे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 2। कहते हैं अ पॉटर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड। तो बेटा मास कितना हो गया? 15 kg उसने लिफ्ट किया फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर। तो बेटा हाइट उसके हेड की कितनी होगी? 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वर्क डन ऑन हिम बाय द लगेज। तो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
लेकिन बेटा यहाँ पे तो मास दे रखा है, ऐसा कोई फॉर्मूला है जहां पे फोर्स और मास आपस में रिलेट हो सके? F is equal to ma. वेरी गुड, F इज इक्वल टू m इंटू ए इंटू एस। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे बेटा हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो फिर हम क्या सर क्या करें? उसको हम बेटा किस में बदल देंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। और सर फिर डिस्प्लेसमेंट किस में बदल जाएगी? हाइट में, है ना? तो ये क्या आ जाएगा? 15। अगर मैं g की वैल्यू कितनी ले लेता हूं? 10, और ये कितना है? 1.5, तो ये आ जाएगा 225 जूल, है ना? 15 15 जा 225 जूल आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। कर लो कॉपी। Yes. तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ये आगे हमारे इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस। कहते हैं व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन? हम कब कह सकते हैं कि काम हो गया है, हुआ है? बताओ भाई। Force acts on a body. नहीं, सिर्फ फोर्स एक्ट ऑन बॉडी तो नहीं होगा। So when a force acts on a body and एंड वो बॉडी मूव करती that है। body does not return to its initial position. हाँ, इतना डिफिकल्ट नहीं, वो बॉडी मूव करती है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स जो है वो क्या होता है? अप्लाई होता है। तो जरा लिखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखो, वर्क इज सेट टू बी डन। वर्क is said to be done when force applied on the body when the force applied on the body makes it move in the direction of applied force. When the force applied on the body, comma, makes the body move in direction of the applied force. Makes the body move in direction of applied force. सेकेंड क्वेश्चन कहते हैं राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन जब फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का? इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हालांकि बेटा हमारे कोर्स में ये वाला फॉर्मूला है, कॉस वाला फॉर्मूला हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन कहता है डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। बेटा 1 जूल ऑफ वर्क कब होता है, कोई बताएगा? जब 1 न्यूटन फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लगता है जो कितना दूर मूव करता है? 1 मीटर डिस्टेंस मूव करता है। तो जरा लिखो बेटा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। 1 joule of work is said to be done one joule of work is said to be done
when one Newton force applied on the body when one Newton force applied on the body makes it move a displacement of 1 meter. Makes it move a displacement of 1 meter. इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आप खुद करेंगे. तो देखते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा. अ पेयर ऑफ बुलक exerts a force of 140 न्यूटन. तो बेटा फोर्स कितना आ गया 140 न्यूटन on a plow. The field being plowed is 15 meter long. तो डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना हो गया 15 मीटर. हाउ मच वर्क इज डन. तो बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो 140 इनटू 15 कितना आ रहा है भाई आंसर 2100. 2100 जूल आ गया. ठीक है, कर लो कॉपी. आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं एनर्जी की. कर लिया कॉपी. Yes. Yes. अगला टॉपिक हमारा क्या आता है बेटा, एनर्जी. तो एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं. किसी काम को करने की एबिलिटी को हम बेटा क्या कहते हैं, एनर्जी. आप वो काम तभी कर सकते हैं जब आपके पास उस काम को करने की क्या होगी, एनर्जी. अब मैंने आप किसी बच्चे को बहुत जोर से बुखार था, मैंने उसको बोला कि बेटा इस बेड को धक्का देके आगे पीछे कर दो. तो बेटा बुखार में वो बेचारा क्या एनर्जी लगाएगा, उसकी एनर्जी तो बहुत कम है, वो शायद नहीं कर पाएगा. तो ऐसे काम तब होने चाहिए जब इंसान की एनर्जी क्या हो, ज्यादा हो, तभी वो ज्यादा काम कर सकता है. एनर्जी ज्यादा होगी तो ज्यादा काम कर सकता है. इसलिए हम एनर्जी को बेटा कैसे डिफाइन करते हैं, एबिलिटी या कैपेसिटी टू डू वर्क. The ability to work. हाँ जी बेटा, कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, एनर्जी. कहता है द चेंज इन एनर्जी किसी भी बॉडी में इज द वर्क डन बाय या ऑन द बॉडी. अब आप बेटा चल रहे थे, आपका फ्रेंड पीछे से भागता हुआ आया, उसने आपको धक्का दिया, तो बेटा क्या आप धक्का देने के बाद दोबारा चल रहे होगे. नहीं. आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, पहले से तेज, फास्ट. क्यों, क्योंकि बेटा उसने आपकी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर कर दी. एक्चुअली में एनर्जी जो है बेटा वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफर होती है. आप एनर्जी बना नहीं सकते. पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है, साइंस कहती है पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है बेटा वो क्या है, फिक्स्ड है. आप ना तो उसको इंक्रीज कर सकते हो ना ही उसको डिक्रीज कर सकते हो. आप सिर्फ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को बेटा किस में बदल सकते हो, अदर फॉर्म के अंदर. वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म. और रोज हमेशा यही चलता आ रहा है बेटा. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, याद रखना.
धरती, अर्थ बेटा एग्जिस्ट ही किसकी वजह से करता है? सन की वजह से करता है। भगवान ना करे सन को कुछ हो जाए तो बेटा धरती खत्म हो जाएगी। तो असली भगवान जो है हमारे, वो बेटा वो कौन है? सन है। प्लांट्स सन से एनर्जी लेते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो प्लांट्स सन से एनर्जी लेते हैं, अपना खाना बनाते हैं। हम बेटा एनर्जी कहां से लेते हैं? एनिमल्स एनर्जी कहां से लेते हैं? बेटा इन प्लांट्स को खा के। तो देखो कैसे एनर्जी जो है वो बदल रही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एनर्जी को आप ना क्रिएट कर सकते हो, ना ही बना सकते हो, आप उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर सिर्फ क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। हमारे घरों के अंदर 50 अलग अलग डिवाइसेस हैं, सारे किसी ना किसी एनर्जी के ऊपर बेस्ड हैं। सर कौन सी एनर्जीज के ऊपर बेस्ड है? इसलिए बेटा हमने एनर्जी को डिवाइड कर दिया डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। सबसे पहले हमारे पास एनर्जी आती है मैकेनिकल एनर्जी। बेटा ये क्या होता है? ये होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सर वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी जो कोई बॉडी पोजेस करती है अपने मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से, उसे कहते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी। मूवमेंट होनी चाहिए। और सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो एक बॉडी पोजेस करती है अपनी शेप, साइज, पोजीशन की वजह से, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी तो हम सब लोग रूम के अंदर बैठे हुए हैं, स्टेशनरी है, तो हमारी जितनी भी टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में बदली हुई है। वही हमारी मैकेनिकल एनर्जी है। लेकिन जैसे ही क्लास खत्म होगी, आप उठ के पानी पीने जाने लगेंगे, तो बेटा आपकी पोटेंशियल एनर्जी किस में बदलना शुरू हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। और जितना ज्यादा आप मूव करेंगे उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल जाएगी। लेकिन दोनों का सम मिलाकर बेटा क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी। तो किसी भी स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट या फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए हम हमेशा प्रेफर करते हैं बेटा मैकेनिकल एनर्जी निकालना, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का बेटा क्या होता है? टोटल सम होता है। जो क्या होता है? टोटल सम होता है। समझ में आ रहा है बेटा? तो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। हमने काइनेटिक भी डिफाइन कर दिया, पोटेंशियल भी डिफाइन कर दिया। अगली एनर्जी की जो हम बात करने वाले हैं बेटा वो कौन सी है? हीट या फिर थर्मल एनर्जी। वो एनर्जी जो किसी बॉडी के पास किसकी वजह से हो? टेम्परेचर की वजह से, उसे कहते हैं बेटा हीट या फिर थर्मल एनर्जी। वर्ड थर्मल, थर्म का मतलब ही बेटा क्या होता है? हीट प्रोवाइड करना। सर्दियां आती हैं, आप थर्मल्स पहनते हो ना, तो बेटा थर्मल का काम क्या है? हीट प्रोवाइड करना। तो किसी बॉडी के पास अगर हीट ज्यादा है तो उसके पास थर्मल एनर्जी ज्यादा है। केमिकल एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, उसे कहते हैं केमिकल एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या होती है? जब कोई बॉडी वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करती है तो उसे कहते हैं बेटा साउंड एनर्जी। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। तो साउंड के लिए वाइब्रेशन का होना पार्टिकल्स का बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी किसकी वजह से आती है? इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से आती है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो ही इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो वो नहीं जनरेट होगी। देन हम बात कर रहे थे बेटा सोलर एनर्जी की। ये एनर्जी रिलीज होती है सन से या फिर किसी स्टार से। अब होता क्या है? दो छोटे छोटे एटम आपस में कंबाइन करके एक बड़ा हैवी एटम बनाते हैं
और या फिर हैवी या बड़ा एटम ब्रेक करके छोटे छोटे एटम कंबाइन करता है, उसे कहते हैं बेटा न्यूक्लियर एनर्जी। और न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से बेटा कौन सी एनर्जी आती है? सोलर एनर्जी। तो सन की जो एनर्जी है वो न्यूक्लियस के कंबाइन करने की वजह से आती है। ये बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस आपस में कैसे कंबाइन करते हैं। देखो कितनी सारी एनर्जीज हमने यहाँ पे पढ़ ली, 8 अलग अलग टाइप ऑफ एनर्जीज हमने पढ़ ली। अभी हमने विंड एनर्जी नहीं पढ़ी बेटा, विंड भी तो एक एनर्जी का फॉर्म है। अभी हमने जियोथर्मल एनर्जी नहीं पढ़ी। अभी हमने वाटर की एनर्जी नहीं पढ़ी। अभी हमने टाइड्स की एनर्जी नहीं पढ़ी। अभी हमने ओशन की एनर्जी नहीं पढ़ी, एंड सो ऑन। अभी हमने कितनी सारी और एनर्जीज नहीं पढ़ी हैं, लेकिन कुछ बेसिक एनर्जीज जो है बेटा वो हमने यहां पर अभी पढ़ ली है। आई होप आपको ये समझ में आया जो मैंने पढ़ाया आपको। यस सर। किसी ने कोई जी चीज सर। पूछनी हो? हाँ जी बेटा। Actually, I got disconnected. So, can you repeat this? बेटा beginning part of it. मैंने Energy. क्लास रिकॉर्ड कर ली है बेटा, आप उसमें से गो थ्रू कर लेना, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा बोला है। तो बेटा वो सब चीजें जो है आपको उसी में से मिल जाएंगी, नहीं तो फिर मेरी क्लास आगे जो है वो नहीं पढ़ पाएगी। Okay, sir. ठीक है बेटा, मैं अभी लेक्चर जो है वो शेयर कर लूंगा आपके Okay, साथ। sir. बेटा Thank you, sir. नेक्स्ट, वेलकम बेटा। नेक्स्ट जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैं आपके साथ एक दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आई होप आपको इसमें से कुछ कॉपी तो नहीं करना। तो ये सब मैं हटा रहा हूं और मैं आपके साथ एक नई स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा, हम वो अभी पढ़ चुके हैं। इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स शेप, साइज, हाइट एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब वर्क डन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कन्वर्ट कर दूं और डिस्प्लेसमेंट को बेटा मैं किस में कन्वर्ट कर दूं? हाइट में, तो बेटा ये फॉर्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा? एम जी एच। और बेटा ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी का। तो जब वो एम जी एच आ जाता है तो बेटा वो क्या बन जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही अब हम डिराइव कर रहे हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? अभी हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी। इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर वो मोशन में है तो वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती है। नाउ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये बेटा हमारे पास कहां से आता है? फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। इसीलिए s क्या हो जाएगा बेटा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब वर्क डन
बेटा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा S की वैल्यू मैं यहां पे प्लेस कर दूंगा। तो बेटा वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। a से a बेटा कैंसिल हो गया, तो वर्क डन मेरे पास बेटा क्या आ गया, हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। नाउ लेट the initial velocity of body be 0। इसका मतलब है दैट इज एट रेस्ट, वो रेस्ट पे थी तो हमने उसको मूव करा दिया। तो अगर वो रेस्ट पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या आ जाएगी, 0। देयरफॉर वर्क डन क्या आ जाएगा बेटा, हाफ mv स्क्वायर, या फिर बेटा इस फॉर्मूले को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। नाउ इससे बेटा हमें क्या शिक्षा मिलती है, इफ मास गेट्स डबल्ड, ठीक है बेटा, काइनेटिक एनर्जी गेट्स डबल। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का मास डबल करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। एंड इफ मास रिड्यूसेस टू हाफ, अगर आप मास आधा कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी गेट्स रिड्यूस टू हाफ। ऐसे ही सिमिलरली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इफ velocity of body gets doubled, तो जरा बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 4 times. वेरी गुड। देन काइनेटिक एनर्जी increases 4 times, and if velocity of the body gets halved, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, becomes 1/4। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको इस्तेमाल करनी है आगे के क्वेश्चंस में और टॉपिक के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छे से कॉपी कर लो। Yes, sir. तो आज हम यहीं तक करेंगे, इसके आगे का पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।